हाय दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि हम एमएसएमई में जो एमएसएमई रूल आया है उसमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करें, अपने कॉम्प्लायंसेस को किस तरह से प्रॉपर रखें ताकि हम पर कोई बात ना आए, कोई आंच ना आए, यानी कि किसी भी तरह की पेनल्टी हमारे ऊपर ना लगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बनाया था। देखिए, सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ भी डील करते हैं, मतलब जो भी आपके वेंडर्स हैं, आप उनसे कंफर्मेशन ले लें। देखिए, कंफर्मेशन कुछ इस तरह से है। ये एमएसएमई डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसपे टॉप पर आपका नाम आएगा फर्म का, यहाँ आपका एड्रेस आएगा और ये पूरा का पूरा लेटर हेड पर लेना है सामने वाले बंदे से, अपने वेंडर से। पहले तो वो बताएगा कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फिर वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, फिर मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है। अगर नहीं है तो नो। उसके बाद यह स्टैंप और सील लगा कर दे देगा और साथ में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे देगा। अब जब वो आपको ये डेटा दे देगा तो इसको आपको अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। आपकी साइड से आपके कॉम्प्लायंसेस हो गए पूरे। यानी कि अब मान लीजिए मैं आता हूं अब अपने टैली के, मेरे सारे क्रेडिटर्स आपके चार्टेड, आपने 31 मार्च को अपने सीए को डेटा दे दिया उठा के टैली का, जी ये लो, ये मेरे सारे क्रेडिटर्स हैं। अब आपके चार्टेड बोलेंगे कि भाई इनकी मुझे डिक्लेरेशन दो, जिन जिन से आपने डिक्लेरेशन ली है, यानी कि जो जो एमएसएमई में फॉल करते नहीं करते, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे बताओ। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे तो मैं मान लूंगा कि सारे के सारे एमएसएमई में फॉल करते हैं और पूरे के पूरे अमाउंट को मैं आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूंगा और आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपके पास, आपके जिन लोगों ने आपको आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन दे दिया, जिन्होंने डिक्लेरेशन दे दी है, उनको आप अपने क्रेडिटर्स की ग्रुपिंग बनाएं। अगर आप इस तरह से अपने कॉम्प्लायंसेस को, अपने टैली डेटा को मेंटेन करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। देखो, ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। यहाँ मेरे पास क्रेडिटर्स है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने अपने क्रेडिटर्स के ऊपर कंट्रोल एंटर करा टैली में और ये ग्रुपिंग आ गई इसकी सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पर मुझे ऑल्ट सी करना है और यहाँ से मुझे इसका एक ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करूंगा मैं इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स एमएसएमई और यहां पर मैं ले लूंगा स्मॉल एंड माइक्रो। आपको पता होगा कि एमएसएमई रूल जो है मीडियम इंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल नहीं है, वो खाली स्मॉल और माइक्रोस पर ही है। इसमें भी उनके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर्स पर ये है नहीं। तो मैंने एक ग्रुपिंग कर ली और अंडर कर लिया मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स के। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मेरी एक पार्टी है बैटरी जंक्शन, जो कि मैंने अंडर डाल दी एमएसएमई के। अब देखिए, मैंने जिन लोगों से डिक्लेरेशन आ गई मेरे पास, जिन लोगों ने मुझे डिक्लेरेशन दे दी कि भाई मैं एमएसएमई में फॉल करता हूं, तो मैंने क्या करा, उन सबको, जैसे मेरा ये भल्ला है, मैंने इसको भी ले जाकर एमएसएमई वाले उसमें डाल दिया। ठीक है ना। इसी तरह से मेरे को सारे जो जो मेरे हैं, मुझे सब अपने एमएसएमई स्मॉल मैक्रोज में डाल देने। यानी कि जब मैं अपने चार्टेड को डिक्लेरेशन दूं तो वो इजीली रिकंसाइल कर पाए कि ये वो वेंडर्स हैं जितने हैं इसके अंदर आ रहे हैं, जिनों की डिक्लेरेशन आई हुई है और जिनके ऊपर एमएसएमई की एप्लीकेबिलिटी बनती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो 31 मार्च को ये ऑडिटर्स आपसे डिक्लेरेशन मांगेंगे, क्योंकि आपसे बोलेंगे कि भाई आप अपने जितने भी वेंडर्स हैं उनसे डिक्लेरेशन लेकर आओ। अगर आपके पास होगा तो आप इजीली उनको समझा पाएंगे कि भाई हाँ, ये रहा इसका डिक्लेरेशन। और जो एमएसएमई में फॉल नहीं करते उसकी एक अलग से ग्रुपिंग बना ले आप कि भाई ये एमएसएमई में ग्रुपिंग नहीं, फॉल नहीं करते और उनकी भी डिक्लेरेशन आपकी होगी। तो इजीली जब आप अपने सीए को डेटा देंगे तो उनको एक लिस्ट दे देंगे यहाँ से निकाल कर कि भाई ये जो ग्रुपिंग है, इन लोगों की डिक्लेरेशन हमारे पास है, ये एमएसएमई में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंगली चार्टेड उस पर एक्शन ले पाएंगे। ठीक है ना। और ये आपके लिए भी रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि देखिए आप टिप्स पे नहीं रख सकते कि कौन कौन एमएसएमई में फॉल करता है, कौन कौन नहीं करता है, क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा होंगे तो आप भी बड़े कंफ्यूज होंगे कि कौन एमएसएमई में है, कौन नहीं है। जब आपको एक बार पता चल गया कि भाई आपके ये एमएसएमई में फॉल करते हैं तो आपने उनकी एक ग्रुपिंग बना ली। अब आपको चाहिए कि आपको 31 मार्च से उन सबकी पेमेंट्स क्लियर करनी है। तो आप इस पे एंटर मारेंगे और आप देखेंगे, अरे यार अभी मेरे 2 क्रेडिटर्स पड़े और 31 मार्च आने वाला है, जल्दी से इनकी पेमेंट्स क्लियर कर दूं। यानी कि 15 और 45 दिन के अंदर इनकी पेमेंट कर देनी है। देखिए, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे यहाँ क्रेडिटर्स होंगे 31 मार्च को, मैं उनको चेक इशू कर दूंगा और वो मेरे बैंक रिकंसिलिएशन में खड़े हो जाएंगे, मतलब कि चेक इशूड कर दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे चेकों को वैलिड नहीं माना जाएगा। बल्कि अगर आप इस तरह से अपने क्रेडिटर्स को नॉक ऑफ करोगे तो वो जो है वापस से आपके प्रॉफिट में एड बैक हो जाएंगे। यानी कि जो ट्रिक आप अपनाओगे वो बिल्कुल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग
मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देंगे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उस अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। तो देखिए ये आपकी बुक्सों को, आपकी कंट्रोल को अच्छा करेगा, मतलब आप कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो जितने भी आपके एमएसएमई में फॉल करते हैं, आप उनकी ग्रुपिंग बना लें, और यहाँ से आप देखते रहें कि भाई किसकी मुझे पेमेंट करनी है, क्योंकि 31 मार्च आ गई है। तो उससे क्या है कि आप की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी एडिशनली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो अमाउंट है आपके प्रॉफिट में ऐड बैक नहीं होगा। तो मेरा पर्पस यही था कि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बचें, आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट ना बियर करना पड़े। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप इस तरह से आप भी ग्रुपिंग कर लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसी तरह ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी अपने वेंडर्स वगैरह से आप ले रहे, इसको मैं लिंक में डलवा देता हूँ, डिक्लेरेशन फॉर्म को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Damn.